लागत लेखांकन के अंतर्गत किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण से संबंधित लागतों का लेखा किया जाता है। यह देखा जाता है कि किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में कितनी लागत आई है, उसकी वस्तु के निर्माण की, उत्पादन की लागत क्या है। हमने बात की थी लागत के तत्वों की, कि जो लागत है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। लागतों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो जो तत्व मिलकर लागत का निर्माण करते हैं, किसी वस्तु की लागत में जो तत्व शामिल होते हैं उनको लागत के तत्व कहते हैं। और मुख्य रूप से किसी वस्तु की लागत में 3 तत्व शामिल होते हैं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेज। तो मुख्य रूप से ये 3 लागत के तत्व हैं। किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में सामग्री की आवश्यकता होती है, उस वस्तु के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा जो सामग्री और मजदूर के अलावा कुछ अन्य खर्चे भी उस वस्तु के जो है निर्माण से संबंधित होते हैं। तो मुख्य रूप से लागत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेज। अब लागत के इन तत्वों को आगे 2 भागों में सब डिवाइड किया जा सकता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी प्रकार एक्सपेंसेज को भी आगे जो है 2 भागों में सब डिवाइड किया जा सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट मटेरियल वस्तु के निर्माण में जो मुख्य रूप से काम आने वाला पदार्थ डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। हम कल उदाहरण ले रहे थे फर्नीचर का, लकड़ी के फर्नीचर का। तो जो फर्नीचर में जो मुख्य रूप से जो पदार्थ काम में आ रहा है वो है लकड़ी, और लकड़ी यहाँ पर जो है इस उदाहरण में डायरेक्ट मटेरियल है। तो मुख्य रूप से वस्तु के निर्माण में जो सामग्री काम में आती है उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और उस डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। वस्तु के निर्माण में जो सामग्री सहायता प्रदान करती है उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और उस जो इनडायरेक्ट मटेरियल के संबंध में जो लागत आती है उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। वस्तु के निर्माण से संबंधित जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, उनको जो मजदूरी चुकाई जाती है उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और वस्तु के निर्माण से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको जो वेतन या मजदूरी चुकाई जाती है उसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। जैसे कारखाना प्रबंधक है, साफ सफाई कर्मचारी है, कोई गार्ड है, या फिर कोई मजदूरों के ऊपर जो सुपरवाइजर है, जो ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको चुकाया जाने वाला वेतन है। इस प्रकार से जो लोग, जो कर्मचारी और मजदूर उत्पादन के निर्माण से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, उत्पादन निर्माण किसी वस्तु के उत्पादन कार्य में सीधे लगे हुए नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग संबंधित है उनको दिया जाने वाला वेतन या मजदूरी जो है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज किसी वस्तु के निर्माण से संबंधित जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे किसी वस्तु की डिजाइन का खर्चा, बिल्डिंग बनाई जा रही है तो भवन के नक्शे का जो खर्चा है,
या फिर किसी वस्तु के निर्माण के लिए कोई मशीन खरीदी गई है, उस मशीन का किराया, कोई औजार खरीदे गए हैं उनका किराया। तो जो वस्तु के निर्माण से जो सीधे खर्चे जो संबंधित होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, और जो अन्य खर्चे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं उनको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर किसी वस्तु की लागत का निर्माण इन तत्वों को मिलाकर ही होता है। मुख्य रूप से 3 तत्व हैं, सामग्री, श्रम और अन्य व्यय, और इनको फिर आगे 2 भागों में उपविभाजित या सब डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलाकर जो है प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं, सामग्री की मूल लागत कहलाते हैं। जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम किसी वस्तु की लागत ज्ञात करते हैं तो इन तीनों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाती है, मूल लागत कहलाती है। किसी वस्तु की मूल लागत कहलाती है, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं उनका योग। और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, ये ऊपरी व्यय कहलाते हैं, ओवरहेड्स कहलाते हैं। जो भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, चाहे सामग्री के रूप में हो, चाहे श्रम के रूप में हो, चाहे अन्य व्ययों के रूप में हो, ये ऊपरी व्यय कहलाते हैं, ओवरहेड्स, ऊपरी व्यय। और ये खर्चे जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, इन खर्चों को, ओवरहेड्स को आगे फिर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि ये जो अन्य खर्चे हैं, ये जो खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये डायरेक्ट खर्चे उस वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित होते हैं, डायरेक्ट संबंधित होते हैं। लेकिन जो बाकी खर्चे होते हैं, जो अन्य खर्चे हैं, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, चाहे सामग्री के रूप में हो, चाहे लेबर के रूप में हो, चाहे एक्सपेंसेज के रूप में हो। तो वो जो बाकी के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे ऊपरी व्यय कहलाते हैं। और ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चे कहाँ कहाँ हो सकते हैं? ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चे फैक्ट्री में हो सकते हैं। तो अगर ऐसे अन्य खर्चे जो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है, ऐसे अगर कोई अन्य खर्चे फैक्ट्री में होते हैं तो उनको फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड कहते हैं। ये जो डायरेक्ट खर्चे हैं, ये वस्तु के उत्पादन से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। इनके अलावा जो भी फैक्ट्री में कोई अन्य खर्चे हो रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में हो, इनडायरेक्ट लेबर के रूप में हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के रूप में हो, जो अन्य अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, वो सारे खर्चे फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड कहलाते हैं। फैक्ट्री यानी कारखाना, और वर्क्स का मतलब भी कारखाना ही होता है। तो फैक्ट्री में हो सकते हैं। ऐसे जो अन्य खर्चे हैं, ऐसे अन्य खर्चे प्रशासन से संबंधित हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, या इनको कार्यालय से संबंधित हो सकते हैं। तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड्स कहते हैं। इसी प्रकार ये जो अन्य खर्चे हैं, जो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं हैं, ऐसे अन्य खर्चे विक्रय के संबंध में हो सकते हैं, जब माल को बेचा जाता है या माल का वितरण किया जाता है। जब माल को जो है मीडिएटर के पास या फिर जो उपभोक्ता है उनके पास जब माल को पहुंचाया जाता है, कस्टमर्स के पास पहुंचाया जाता है, तो ऐसे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो ओवरहेड्स अप्रत्यक्ष खर्चे फैक्ट्री से संबंधित, फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, प्रशासन से संबंधित हो सकते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये 3 क्रियाएं तो होती है किसी भी व्यवसाय में, किसी भी जो निर्माणी जो संस्था है, जो उत्पादन का कार्य करती है, तो उसमें मुख्य रूप से ये 3 कार्य तो होते हैं। फैक्ट्री में, वर्क्स में वस्तु का उत्पादन किया जाता है,
और जब उस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जो संस्था है उसकी देख रेख, उसके प्रशासन का कार्य या फिर जो कार्यालय के कार्य हैं वो सारे ऑफिसेज में किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किए जाते हैं। और फिर जो वस्तु बनाई जा रही है फैक्ट्री में, उस वस्तु का विक्रय और वितरण किया जाता है। तो जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, एक्सपेंसेज कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। तो फैक्ट्री में जब वस्तु का निर्माण हो रहा है, जब उत्पादन हो रहा है, और वस्तु के उत्पादन से जो सीधे संबंधित खर्चे हैं वो खर्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, और वो तीनों खर्चे मिलाकर मूल लागत कहलाती है। और इसके अलावा जो भी खर्चे फैक्ट्री में या फिर कार्यालय में या फिर विक्रय एवं वितरण विभाग में हो रहे हैं, वो अन्य सारे खर्चे ओवरहेड्स कहलाते हैं। और ये खर्चे जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं कहां कहां हो सकते हैं? फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं, और विक्रय एवं वितरण विभाग में भी हो सकते हैं। थोड़ा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ओवरहेड्स कहलाते हैं, और ओवरहेड्स कहां कहां हो सकते हैं? पहला हो सकते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरे ये ओवरहेड हो सकते हैं प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड्स। तीसरा ये ओवरहेड्स हो सकते हैं सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में। ओवरहेड्स ओवरहेड्स का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, या फिर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, तो ये ओवरहेड्स हैं। इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये किसी भी संस्था में एक कारखाना है जहां पर वस्तु के उत्पादन का कार्य हो रहा है। फैक्ट्री है, इसमें वस्तु के उत्पादन का कार्य होता है। कच्चे माल पे कुछ प्रक्रिया करके उससे कुछ प्रोसेसिंग करके और तैयार माल बनाया जाता है। और वो जो कच्चा माल है, कच्चा माल संस्था में स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा रखा जाता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा इसका स्टोरेज किया जाता है। भंडारण विभाग एक स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, इसके द्वारा जो कच्चे माल का स्टोरेज किया जाता है। एक है परचेज डिपार्टमेंट। हम कार्य प्रणाली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किस प्रकार से जो है काम किया जाता है। एक है परचेज डिपार्टमेंट। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल, कच्चा माल स्टोरेज किया हुआ होता है। और स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जब भी उत्पादन का कार्य प्रारंभ होता है या जब भी आवश्यकता पड़ती है फैक्ट्री को, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा जो है फैक्ट्री को वो माल, कच्चा माल दे दिया जाता है। इसको इनपुट कहते हैं। जो फैक्ट्री में जो माल जा रहा है, जो कच्चा माल प्रदान किया गया है, उसको इनपुट कहते हैं। यानी कि ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की सप्लाई, रॉ मटेरियल दिया जाता है स्टोर से। फैक्ट्री में फिर प्रोसेसिंग की जाती है इस इनपुट पे, और प्रोसेसिंग करने के बाद में जो माल बनाकर तैयार किया जाता है उसको आउटपुट कहा जाता है। आउटपुट है फिनिश्ड गुड्स। स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा कच्चा माल फैक्ट्री को दिया जाता है, और फैक्ट्री द्वारा प्रोसेसिंग करके फिर जो है फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जाता है, जिसको आउटपुट कहा जाता है। परचेज डिपार्टमेंट द्वारा जो रॉ मटेरियल की परचेज की जाती है, रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, या फिर जो अन्य विभाग हैं कंपनी के, उनके द्वारा जो स्टेशनरी का सामान है, कोई प्रिंटिंग का सामान है, कोई अन्य मशीनरी या कोई फर्नीचर है, वो सब परचेज डिपार्टमेंट द्वारा खरीदा जाता है। तो रॉ मटेरियल या फिर कोई अन्य सामान परचेज डिपार्टमेंट द्वारा खरीदा जाता है,
बाहर के सप्लायर्स जो आपूर्ति करता है बाहर बाजार में, उनसे परचेज डिपार्टमेंट कांटेक्ट करता है, उनको परचेज ऑर्डर देता है, माल खरीदने के लिए आदेश देता है, और फिर सप्लायर्स द्वारा जो है माल स्टोर्स डिपार्टमेंट को पहुंचा दिया जाता है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास कच्चा माल आ जाता है और फिर कच्चा माल जो है फैक्ट्री को दिया जाता है और फिर जो है फैक्ट्री द्वारा जो प्रोसेसिंग करके उस पर आउटपुट फिनिश गुड्स तैयार कर दिया जाता है। यहाँ फैक्ट्री में जो माल बनाया जा रहा है और जो वस्तु तैयार की जा रही है और उस वस्तु पर जो सामग्री काम में आ रही है, जो रॉ मटेरियल काम में आ रहा है, जो डायरेक्ट मटेरियल काम में आ रहा है, और जो मजदूर उस वस्तु के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, जो मजदूर उस वस्तु को बना रहे हैं, और उस वस्तु के संबंध में जो भी डायरेक्ट खर्चा आ रहा है, वो सारा खर्चा यहाँ पर प्रोसेसिंग के दौरान हो रहा है। और उन जो डायरेक्ट खर्चे हैं, जो डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में, उनको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, जो इस वस्तु की मूल लागत कही जाती है। इस वस्तु की प्रोसेसिंग में जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो खर्चे आ रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री में, वो उस वस्तु की मूल लागत का निर्माण करते हैं, वो वस्तु की प्राइम कॉस्ट कही जाती है। इस फैक्ट्री के अलावा जहां पर इस फैक्ट्री में उस वस्तु की प्रोसेसिंग हो रही है, उस वस्तु का निर्माण हो रहा है, प्रोसेसिंग कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, प्रोडक्शन कह लीजिए, इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन का काम हो रहा है, उसके अलावा जो उसके संबंध में जो डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, उसके अलावा भी तो यहां पर और कई प्रकार के खर्चे होते हैं। जैसे फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों पर एक सुपरवाइजर है, उस सुपरवाइजर को जो वेतन दिया जाता है। ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए एक फैक्ट्री का मैनेजर है, उस मैनेजर को जो वेतन दिया जाता है। इस फैक्ट्री में एक गार्ड है, उस गार्ड को वेतन दिया जाता है। इस फैक्ट्री की साफ सफाई हो रही है तो साफ सफाई करने वाले मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है। इस फैक्ट्री में लाइटिंग का खर्चा है। इस फैक्ट्री में जो मशीनें हैं, उस मशीनों का डेप्रिसिएशन है, उस मशीनों को चलाने के लिए जो पावर काम में आ रहा है, उन मशीनों की रिपेयरिंग का खर्चा है। इसी प्रकार यहाँ पर स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, स्टोर्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का किराया, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, यहाँ पर लाइटिंग का खर्चा, यहाँ पर जो फर्नीचर है उसका डेप्रिसिएशन, परचेज डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको दिया जाने वाला वेतन, परचेज डिपार्टमेंट का फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, परचेज डिपार्टमेंट में लाइटिंग के खर्चे, और परचेज डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है जहां पर परचेज डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उस बिल्डिंग का किराया या फिर बिल्डिंग की मरम्मत के खर्चे, उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। इस प्रकार से अन्य कई खर्चे हो रहे हैं। केवल खर्चा यहीं पे नहीं हो रहा, वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, वस्तु के निर्माण में एक सामग्री लग रही है, वस्तु का निर्माण करने वाले मजदूरों को कुछ मजदूरी दी जा रही है, और वस्तु के निर्माण से संबंधित कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो रहे हैं। वो तो हुए डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट का हिस्सा, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज उस वस्तु की मूल लागत कहलाती है। लेकिन मूल लागत के अलावा भी तो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी तो बहुत सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री में। वो सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो ये जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है और फैक्ट्री है, ये तीनों मिलकर, इन तीनों में जो खर्चे हो रहे हैं, ये सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो ओवरहेड्स को भी हमने तीन भागों में विभाजित किया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री में, स्टोर्स डिपार्टमेंट में और जो परचेज डिपार्टमेंट में जो भी अन्य खर्चे हो रहे हैं, वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? अब देखिए, हमने बात की थी ओवरहेड्स का मतलब है इनडायरेक्ट खर्चे, अप्रत्यक्ष खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ओवरहेड्स होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री में भी जो है इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हो सकता है। फैक्ट्री में भी किसी प्रकार की अप्रत्यक्ष सामग्री का खर्चा हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन से खर्चे होंगे? जैसे मान लीजिए कंज्यूमेबल्स हैं। कंज्यूमेबल्स का मतलब है जो मशीनों को जब चलाया जाता है, मशीनों में जो ऑयल, जो ग्रीस या फिर कोई कॉटन, इस प्रकार का जो सामान जो काम में आता है वो कंज्यूमेबल्स कहलाता है। दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हो सकता है नॉर्मल लॉस। फैक्ट्री में
जो रॉ मटेरियल काम में आ रहा है उस रॉ मटेरियल का कुछ जो है सामान्य क्षय हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो सकता है। हम जैसे उदाहरण ले रहे थे फर्नीचर का, तो जब फर्नीचर लकड़ी से जब फर्नीचर बनाया जाता है तो लकड़ी की कटाई कर दी जाती है, घिसाई कर दी जाती है, तो इससे कुछ जो है लॉस होता है मटेरियल का। और ये लॉस जो है, ये जो हानि है सामग्री की, ये सामान्य होती है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सामान्य हानि होती ही है। तो जो लकड़ी की कटाई है, लकड़ी की घिसाई है, उससे जो लकड़ी की हानि होती है उसको नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस कहते हैं। नॉर्मल वेस्टेज कहें अगर इसको तो ज़्यादा सही होगा, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है तो कपड़े की भी कटाई कर दी जाती है। अगर कोई ऐसे पदार्थ है जो वाष्पीकरण हो जाता है, जिनका जो मतलब उड़ जाता है हवा में, तो उसका भी नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो जो मटेरियल के संबंध में जो कंज्यूमेबल्स है, नॉर्मल वेस्टेज है मटेरियल का, जो रॉ मटेरियल जो काम में आ रहा है वस्तु के उत्पादन में, उसका जो नॉर्मल वेस्टेज है वो भी जो है फैक्ट्री ओवरहेड का ही हिस्सा है, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल में हम शामिल करेंगे। इसके बाद फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर में जैसे सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर, जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको दी जाने वाली सैलरी, सैलरी टू फॉरमैन यानी कि जो सुपरवाइजर है, मजदूरों के ऊपर जो सुपरवाइजर है उसको दी जाने वाली जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर का हिस्सा है। सैलरी टू इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर को जो इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष श्रमिक है उनको जो वेतन दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड खड़ा है, इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट लेबर को जो सैलरी दी जा रही है, अप्रत्यक्ष श्रमिकों को जो सैलरी दी जा रही है वो भी इनडायरेक्ट लेबर का हिस्सा है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज भी हो सकते हैं फैक्ट्री में। पहला है, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री में प्लांट और मशीनरी है तो रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, मशीनरी, जो मशीनें उत्पादन में काम आ रही है उन मशीनों की रिपेयरिंग, डेप्रिसिएशन। लाइटिंग का खर्चा है, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसका रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, पावर जो काम में आ रहा है, मशीनों को चलाने के लिए जो पावर काम आ रहा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। और इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड में जो है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी कई खर्चे हो सकते हैं, हम कुछ एक बार समझने के लिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। और इसके अलावा जो फैक्ट्री ओवरहेड में पावर यहीं पे लिख देते हैं, जो पावर काम में आ रहा है मशीन चलाने के लिए। इसके अलावा जो स्टोर्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेज हैं वो, और जो परचेज डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेज हैं, एक्सपेंसेज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। तो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो खर्चे हो रहे हैं, जो भंडारण विभाग के जो खर्चे हैं वो भी फैक्ट्री ओवरहेड का ही हिस्सा है, और जो परचेज डिपार्टमेंट में क्रय विभाग में जो खर्चे होते हैं वो भी फैक्ट्री ओवरहेड का ही खर्चा है। इसके अलावा फैक्ट्री में जो है कुछ डायरेक्ट खर्चों के अलावा जो वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंधित है, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा कुछ अन्य खर्चे भी होते हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे भी होते हैं। वो इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में हो सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर के रूप में हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में हो सकते हैं।
तो जो इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसको जो सैलरी दी जा रही है, जो सुपरवाइजर है उसको सैलरी दी जा रही है, जो इनडायरेक्ट लेबर है उनको जो सैलरी दी जा रही है, उसको हम डायरेक्ट लेबर नहीं कह सकते, वो इनडायरेक्ट लेबर है, वो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है। और जो मटेरियल लग रहा है, जैसे कोई नॉर्मल वेस्टेज हुआ है या फिर जो कंज्यूमेबल है, ऑयल, कॉटन, ग्रीस, इस प्रकार का जो मटेरियल लग रहा है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह सकते, वो वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंधित नहीं है, वो वस्तु के उत्पादन में सहायता पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार जो फैक्ट्री में या स्टोर डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट में अन्य खर्चे हैं, जैसे रिपेयरिंग का, डेप्रिसिएशन का, लाइटिंग का, किराए का, कोई इंश्योरेंस का, इस प्रकार से जो खर्चे हैं वो वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार फैक्ट्री में कुछ अप्रत्यक्ष खर्चे भी होते हैं, और जब इन खर्चों को मूल लागत में जोड़ दिया जाता है, जब इन खर्चों को ऐड कर दिया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब मूल लागत में जोड़ दिया जाता है, वस्तु की मूल लागत में जोड़ दिया जाता है, तो फिर जो लागत आती है वो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। वस्तु का उत्पादन हो रहा है यहां पर फैक्ट्री में, और वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। फिर वस्तु के उत्पादन, यहां पर वस्तु का उत्पादन होने के बाद में जो फैक्ट्री के संबंधित जो अन्य खर्चे हैं, वो खर्चे भी जब वस्तु की लागत में प्राइम कॉस्ट में जोड़ दी जाती है, तो जो वस्तु यहां पर बाहर फिनिश गुड्स के रूप में जब उत्पादित कर दी जाती है और उसमें फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ दी जाती है, फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ दिए जाते हैं, तो उस वस्तु की फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाती है। तो प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि वस्तु की मूल लागत में जब फैक्ट्री से संबंधित कारखाना, स्टोर डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट से संबंधित अन्य खर्चे भी जोड़ दिए जाते हैं, तो वस्तु की फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाती है। ये जो हम बना रहे हैं, ये वस्तु की लागत ज्ञात की जाती है, इसी प्रकार इसको हम कॉस्ट शीट कहते हैं। किसी भी वस्तु की लागत ज्ञात करने का तरीका लागत लेखांकन में ये होता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित बात हमने की। परचेज स्टोर्स और फैक्ट्री के अलावा जो है कुछ अन्य विभाग भी होते हैं, जैसे है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसका काम होता है मजदूरों की, श्रमिकों की भर्ती करना, उनका वेतन निर्धारित करना, उनकी ट्रेनिंग का काम करना, यह HR डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। HR डिपार्टमेंट के बाद एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। जो ये वित्त एवं लेखा विभाग है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा लेखा किया जाता है। जो भी वस्तु की उत्पादन के संबंध में जो बिक्री है, क्रय है, जो खर्चे हैं, उनका लेखा किया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, ये सारे काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। अगर किसी प्रकार की वित्त की व्यवस्था करनी है, जैसे उधार लेना है या फिर जो है अंश पूंजी का निर्गमन किया जाना है, ये सारे काम यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा किए जाते हैं। तो परचेज स्टोर्स और फैक्ट्री के अलावा जो कार्यालय के जो काम हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के जो काम हैं, वो कार्य कुछ विभागों द्वारा किए जाते हैं। उनमें से जैसे HR विभाग है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इस तरह से और कोई अन्य विभाग भी जो है कंपनी में हो सकता है। तो इन विभागों में जो खर्चे हो रहे हैं, जो ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं, जो कार्यालय में जो खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इन विभागों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन या फिर जो कार्यालय से संबंधित जो खर्चे हो रहे हैं, वो सारे खर्चे ओवरहेड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इन विभागों में जो खर्चे हो रहे हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर देखा जाए तो क्या होगा कि सैलरी टू मैनेजर, जो इन विभागों का जो मैनेजर है उसको जो वेतन दिया जा रहा है, सैलरी टू डायरेक्टर्स, जो संचालक है कंपनी के, उनको जो सैलरी दी जा रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं, प्रशासन के खर्चे हैं। सैलरी टू स्टाफ या फिर एम्प्लॉइज
जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मैनेजर के अलावा, डायरेक्टर के अलावा जो मैनेजर काम कर रहे हैं उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर के उदाहरण हैं सारे। ऑफिसेज में और कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है। ऑफिस में जैसे रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, या फिर इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। टेलीफोन के खर्चे हो सकते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेज। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है, टेलीफोन एक्सपेंसेज है, लाइटिंग का खर्चा है। इस प्रकार से कई खर्चे हो सकते हैं। तो ये जो कार्यालय हैं, इन कार्यालय में जो खर्चे हो रहे हैं वे वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, उनको हम ओवरहेड्स कहते हैं। और ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चे जो कार्यालय में होते हैं, जो प्रशासन से संबंधित होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर ऑफिस ओवरहेड्स कहा जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैनेजर को सैलरी है, सैलरी टू डायरेक्टर, सैलरी टू एम्प्लॉइज, जो इन विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको दिया जाने वाले वेतन, इन विभागों में पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन के खर्चे, इन विभागों में जो फर्नीचर है उस फर्नीचर का इंश्योरेंस, उस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो है, कंप्यूटर्स जो काम में लिए जा रहे हैं उनका डेप्रिसिएशन, जो लाइट, जो बिजली का खर्चा आ रहा है वो खर्चा भी अप्रत्यक्ष खर्चा है। जो बिल्डिंग है, ऑफिस की जो बिल्डिंग है, इन कार्यालयों की जो बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग किराए की है तो उसका किराया, अगर खुद की है तो उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, उस बिल्डिंग के रिपेयरिंग के खर्चे। तो ये सारे खर्चे जो है वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते, इसलिए ये ओवरहेड्स कहलाते हैं। और ये ओवरहेड्स जब एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित है, ऑफिस में हो रहे हैं, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड्स कहा जाता है। अब इसके अलावा दो अन्य विभाग भी होते हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरा एक होता है लॉजिस्टिक, डिस्पैच भी कहते हैं इसको, डिस्पैच डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि सेल्स डिपार्टमेंट जो बाहर के जो कस्टमर्स हैं उनसे डील करता है, ग्राहकों को बनाता है, कस्टमर से बात करता है, उनको विक्रय करता है, विक्रय की कोशिश करता है। जैसे सेल्स एजेंट है, जो सेल्स मैनेजर है, वो कस्टमर्स तैयार करते हैं, विज्ञापन करते हैं। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट द्वारा काम किया जाता है। जब कस्टमर द्वारा ऑर्डर दे दिया जाता है तो ये ऑर्डर भी सेल्स विभाग द्वारा रिसीव किया जाता है, और सेल्स विभाग द्वारा ऑर्डर रिसीव करके जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है, जो वस्तु के वितरण का काम करते हैं, वस्तु को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, चाहे ये कस्टमर्स किसी कंपनी के रूप में हो, किसी डीलर के रूप में हो, रिटेलर के रूप में हो, या फिर जो है अंतिम उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स हैं उनके रूप में हो, उन तक ये जो है डिस्पैच विभाग द्वारा माल पहुंचाया जाता है। तो जो ये फिनिश गुड्स जो फैक्ट्री द्वारा तैयार किया जाता है, ये फिनिश गुड्स फिर डिस्पैच विभाग द्वारा कस्टमर्स तक वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सेलिंग के संबंध में और डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे वस्तु के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते, वस्तु की लागत का हिस्सा होते हैं, लेकिन वस्तु से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, वस्तु की बिक्री और वितरण से संबंधित होते हैं। तो जो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहलाते हैं। उदाहरण लें तो जैसे सेल्स से संबंधित खर्चे हैं तो सैलरी टू सेल्स मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर को जो सैलरी दी जा रही है, सैलरी एंड कमीशन टू सेल्समैन, जो सेल्स एजेंट है उनको कमीशन भी दिया जाता है, सैलरी भी दी जाती है। सेल्स मैनेजर को भी कमीशन दिया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजिंग के खर्चे हैं, विज्ञापन के खर्चे हैं, वो सारे सेलिंग एक्सपेंसेज कहलाते हैं। इसके अलावा वितरण से संबंधित, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे वेयर हाउस एक्सपेंसेज। अब ये जो फिनिश गुड्स है,
जो माल तैयार हो गया है उस तैयार माल को जहां पर स्टोरेज किया जाता है, जहां पर रखा जाता है, उसको उस गोदाम का जो खर्चा है, जो स्टोरेज का खर्चा है, वो वेयर हाउस एक्सपेंसेज है। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, जो गाड़ी भाड़ा है, जब जो तैयार माल है उसको जब उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है तो उसका जो गाड़ी भाड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित खर्चा है। डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ डिलीवरी वैन या ट्रक्स, जो डिलीवरी में जो ट्रक काम में आ रहे हैं, जो वैन काम में आ रही है, वो अगर खुद कंपनी की है तो उनसे संबंधित जो इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन का खर्चा है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित खर्चा है। जो यहाँ पर लॉजिस्टिक विभाग में, जो डिस्पैच विभाग में जो क्लर्क हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको दिया जाने वाला वेतन भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज कहलाता है। तो इस प्रकार से वस्तु के विक्रय और वितरण से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहलाते हैं। अब प्राइम कॉस्ट जो है, जो फैक्ट्री में यहाँ वस्तु का उत्पादन हो रहा है उससे संबंधित जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर है, उसको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। फिर उस वस्तु की प्राइम कॉस्ट के अलावा जो फैक्ट्री में जो अन्य खर्चे हो रहे हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट में, स्टोर्स में और जो फैक्ट्री में, उन खर्चों को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा जाता है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर प्राइम कॉस्ट में जोड़ दिया जाए तो वस्तु की फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत ज्ञात हो जाती है। और इस कारखाना लागत में, फैक्ट्री कॉस्ट में, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जोड़ दिए जाएं, ऐड कर दिया जाए, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात हो जाती है। वस्तु के उत्पादन के बाद में ही वस्तु के विक्रय का कार्य प्रारंभ होता है। तो जब तक वस्तु का उत्पादन हुआ, यानी कि ये फिनिश गुड्स तैयार हुआ, तब तक जो है फैक्ट्री से संबंधित खर्चे हो रहे थे, वस्तु के निर्माण में जो मूल लागत आई है वो लागत, फैक्ट्री के अन्य खर्चे हो रहे थे वो हमने जोड़ दिए। इसके बाद जो ये विभाग भी कार्यरत थे, प्रशासनिक जो कार्य हो रहे थे, जो ऑफिस के, जो कार्यालय के काम हो रहे थे, वो सारे काम भी वस्तु के उत्पादन के दौरान हो रहे थे। तो जब वस्तु का उत्पादन हो गया, जब फिनिश गुड्स तैयार हो गई, तो फिनिश गुड्स में फैक्ट्री के और ये कार्यालय, प्रशासन से संबंधित खर्चे जोड़ दिए जाते हैं। तो जो है उत्पादन की लागत ज्ञात हो जाती है, वस्तु की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात हो जाती है। और वस्तु का उत्पादन हो जाने के बाद ही, प्रोडक्शन हो जाने के बाद ही विक्रय और वितरण का कार्य प्रारंभ होता है। तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्ञात हो जाती है। इसको अगर अभी के लिए टोटल कॉस्ट ही समझें तो सही रहेगा। तो इसको टोटल कॉस्ट कहते हैं, टोटल कॉस्ट। तो किसी वस्तु की लागत का लेखांकन जो है इस प्रकार किया जाता है। पहले उस वस्तु की मूल लागत ज्ञात की जाती है, फिर उस वस्तु की मूल लागत में फैक्ट्री से संबंधित जो अन्य खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए जाते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात हो जाती है, कारखाना लागत ज्ञात हो जाती है, और इसको कहते हैं कारखाना लागत। और कारखाना लागत में जब प्रशासनिक उपरिव्यय या कार्यालय के उपरिव्यय जोड़ दिए जाते हैं, कार्यालय के खर्चे जोड़ दिए जाते हैं, तो वस्तु की जो है उत्पादन लागत ज्ञात हो जाती है। और उस वस्तु की उत्पादन लागत में जब वस्तु का उत्पादन हो चुका है तो उस वस्तु के विक्रय और वितरण के संबंध में जो उस वस्तु पर खर्चे किए जाते हैं उनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। तो वस्तु की उत्पादन लागत में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जोड़ देते हैं तो वस्तु की कुल लागत ज्ञात हो जाती है। और यही काम लागत लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण से संबंधित जो खर्चे हैं, जो लागत आती है, उस लागत का निर्धारण किया जाता है, उस लागत को ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है लागत लेखांकन में जो है टोटल कॉस्ट, किसी वस्तु के उत्पादन की लागत ज्ञात की जाती है। यही हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।